दोस्तों नमस्कार। मानव भूगोल के इस अध्ययन में हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और उसकी परिभाषा के बारे में जाना। आइए आज हम इस वीडियो में मानव भूगोल की विचारधारा के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे मानव भूगोल में जैसे ही मनुष्य ने मनुष्य और पर्यावरण का अध्ययन किया तो उसने पाया कि मनुष्य और पर्यावरण में एक अनोखा संबंध है। यानी कि जिस क्षेत्रों में मनुष्य नदियों के पास रहता है वहां का मानव और जहां रेगिस्तान में मनुष्य रहता है वहां के मानव में बहुत ही अधिक अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से आज तक हमारे मानव भूगोल में कई विचारधाराएं आई और इन विचारधाराओं की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल की विचारधाराएं यानी कि स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो स्कूल हैं उन्हें 3 भागों में हम बांट सकते हैं। मानव भूगोल की पहली विचारधारा निश्चयवाद यानी कि पर्यावरणवादी निश्चयवाद है, जिसे कि इंग्लिश में डिटरमाइनिज्म या इन्वायरमेंटल डिटरमाइनिज्म के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी विचारधारा जो है वो संभववाद या संभाव्यवाद के नाम से है, जिसे पॉसिबिलिज्म के नाम से जानते हैं। और नव निश्चयवाद ये एकदम नई विचारधारा है जिसे कि न्यू डिटरमाइनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस तरह मानव भूगोल में अब तक 3 विचारधाराएं आ चुकी हैं और इन विचारधाराओं की हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव की जो निश्चयवादी विचारधारा मानव भूगोल की है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। जो विचारक हैं उनकी और मानव भूगोल की इस विचारधारा के जो कुछ विचार महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व के विभिन्न प्रदेशों में मानवीय व्यवहार में पाए जाने वाले अंतर को प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले अंतर द्वारा समझाया जा सकता है। निश्चयवाद की एक परिभाषा है कि निश्चयवाद में ये कहा जाता है कि विश्व के जो विभिन्न प्रदेश हैं उनमें मानव के जो व्यवहार है उसमें जो अंतर पाया जाता है वो प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले अंतर के द्वारा समझाया जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में जो अंतर आता है उसी के अनुसार मानव के व्यवहार में अंतर आता है। जो दर्शन उपागम और पद्धतियां यानी कि जो दर्शन उपागम और पद्धतियां पर्यावरण के संबंध और गति को स्पष्ट करती हैं उसे पर्यावरणवादी निश्चयवाद कहा जाता है। यानी पर्यावरणवादी निश्चयवाद उस कहा जाता है उस दर्शन उपागम और पद्धतियों को जो पर्यावरण के संबंध और गति को मनुष्य के सापेक्ष स्पष्ट करती हैं उन्हें पर्यावरणवादी निश्चयवाद कहा जाता है। तो इस विचारधारा में बहुत से विचारक आए, यानी कि जो भी प्राचीन विचारक हैं उन सभी का नाम इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भूगोल वेता से लगाकर कई खोजकर्ता और वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर हम कुछ विचारकों के नाम हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स और दार्शनिक अरस्तु, भूगोल वेता स्ट्राबो और अरब भूगोल वेता अल बत्तानी अल मसूदी, इब्न दाकुन अल इदरीसी और इब्न खालदून और इमानुल अल कांट, हम्बोल्ट, रिटर, न्यूटन, डार्विन, फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सेम्पल, एल्बर्ट हंटिंगटन और टेलर, बोमेन, डेविस, रॉबर्ट मिल और कार्ल मैकेई, ये जो हैं विद्वान हैं जिन्होंने इस विचारधारा के अनुसार अपनी पुस्तकें लिखी और इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो इस विचारधारा में सबसे अधिक नाम फ्रेडरिक रेटजेल ने कमाया और इन्हीं के अनुयायी जो थी वो कुमारी सैंपल थी या अमेरिका की रहने वाली एलन सैंपल। इन्होंने रेटजेल से बहुत अधिक प्रभावित थी और रेटजेल से शिक्षा भी ग्रहण की। तो इनके भी विचार प्राकृतिक पर्यावरणवादी थे, यानी कि ये पर्यावरणवादी निश्चयवाद के बहुत ही समर्थक थी।
और इनके कुछ विचार हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि इनके विचार जो इनकी पुस्तक है उसमें दिए हुए हैं, और उन विचारों को हमने कुछ लाइनें यहाँ पर लिख ली हैं, वो पूर्ण नहीं है, लेकिन उन्हें ही हम देख लेते हैं, जिससे हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि इनके विचार किस तरीके के थे। तो इनके विचार जो हैं वो मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यानी इन्होंने मनुष्य को पृथ्वी तल की उपज माना, और उपज ही नहीं, इन्होंने इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है, यानी कि इन्होंने ये माना कि ये केवल इतना ही नहीं है कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी के संतान है, उसकी धूल का कण है, यानी कि उसकी धूल जो है उसका एक कण मात्र है मनुष्य। किंतु यह भी है, यहाँ तक ही नहीं है, किंतु यह भी है कि पृथ्वी ने उसे मातृत्व दिया है, पृथ्वी ने उसका लालन पालन किया है और उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कार्य निश्चित किए हैं, यानी कि उसके लिए जो कार्य मनुष्य कर रहा है वो भी निश्चित कर दिए हैं, और उसके विचारों उसके सामने उसके विचारों में पृथ्वी समा गई है, उसके सामने कठिनाइयां उत्पन्न की हैं, जिससे उसके शरीर को बल मिला है, उसकी बुद्धि को प्रखर किया है। पृथ्वी ने यानी कि मनु पर्यावरण ने उसके नव संचालन अथवा सिंचाई की समस्याएं दी हैं। प्रकृति ने उसे नव संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी हैं, साथ ही उनकी समस्याओं का हल बता दिया है। कुमारी सैंपल ने बताया कि मनुष्य को प्रकृति ने कई समस्याएं दी हैं और उन समस्याओं का हल भी बता दिया है, जैसे कि नव संचालन और सिंचाई की समस्या। प्रकृति ने उसकी हड्डियों और उसके ऊतकों में, उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश किया है, यानी प्रकृति जो है मनुष्य की हड्डियों में, ऊतकों में और उसकी आत्मा में भी प्रवेश कर गई है। पर्वतों पर चढ़ने के लिए उसे फौलादी मांसपेशियां प्रदान की है, तट के सहारे इन्हें कमजोर और ढीला छोड़ दिया है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मनुष्य है उसके पैरों की मांसपेशियां बहुत ही मजबूत है, जो कि वो पहाड़ों पर चढ़ सके, और पर्वतीय क्षेत्रों के बाद जो कि सागर के तट पर जो मनुष्य रहते हैं उनके पैरों की मांसपेशियां ढीली हैं, एकदम लचीली होती हैं, एकदम ढीली मांसपेशियों को छोड़ दी हैं, किंतु उसके स्थान पर उसकी छाती, हाथों की शक्ति का, यानी कि उसकी छाती के और हाथों की शक्ति का पूर्ण विकास किया है, जिससे वह अपने पतवारों को चला सके, यानी कि जहां सागर के पास जो लोग रहते हैं उसके शरीर जो नीचे का शरीर जो होता है पैर की तरफ वो कमजोर होते हैं और सीना मजबूत होता है और बाहें मजबूत होती है, जिससे कि वो अपने पतवार चला सके। नदी घाटियों में उसे उपजाऊ भूमि प्रदान की है, यानी कि नदी जो क्षेत्र है वहां पर उसे उपजाऊ भूमि प्रदान की है, जिससे कि वो अनाज उत्पादन कर सके। और इसके आगे भी इन्होंने बताया है कि सागर के बाद जहां मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो है घास फूस होती है, तो मनुष्य ने उसे इस तरीके का बना दिया है कि जिससे कि वो अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराता रहता है, और जो घास के मैदान और रेगिस्तान बहुत अधिक विस्तृत होता है तो उनमें एकता पाई जाती है, और यहाँ तक कि उन क्षेत्रों के लोग एकेश्वरवादी होते हैं। तो यहाँ पर कुमारी सैंपल ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि संसार में प्रकृति जो है वो बहुत ही आगे है, और इसके साथ ही साथ ये जो डेविस महोदय हैं और रॉबर्ट मिल, कार्ल मैकेले और डार्विन महोदय ने भी बताया था कि किस तरह से मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, और जो सुपर यानी कि जो भी स्पेसीज मनुष्य की विकास हुआ है कि मनुष्य हमेशा प्रकृति से जो है वो लड़ता रहा, और जो अच्छी जाती हुई यानी कि जो उसके लड़ने में सक्षम हुआ वही बचा, बाकी सब खत्म होते गए।
और वहीं कार्ल मैकेले ने एक बहुत ही अच्छी बात और अच्छा प्रयोग किया था, और इनके द्वारा जो बात कही गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे कि ग्रीनलैंड है, वहां पर उस साइड में जो उच्च अक्षांश है वहां पर एक जगह है शॉकलैंड, और उस शॉकलैंड में चूंकि बर्फ बहुत गिरती है और वहां पर घोड़े जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि घोड़ों की प्रजाति बहुत छोटी थी। और उस प्रजाति को कार्ल मैकेई इन्होंने वहां घूमे और अध्ययन किया, तो उन घोड़ों को इन्होंने देखकर इन्हें लगा कि इन भेड़ों को यदि हम अमेरिका जैसे क्षेत्र में ले जाएं तो वहां के लोग इन्हें बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत अच्छी बिक्री होगी। तो अमेरिका में ये वहां से कुछ घोड़े लेकर आ गए, और कुछ घोड़ों को जब अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में रखा गया तो घोड़े ने जब वहां पर पौष्टिक आहार खाना शुरू किया, यानी कि उन्हें भरपूर विटामिन मिलना जब शुरू हुई, तो उनकी जो लंबाई जो थी वो बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उन घोड़ों का पीढ़ी दर पीढ़ी आकार इतना बढ़ा कि वो एक पीढ़ी के बाद, दो पीढ़ियों के बाद वो घोड़े जो थे, सामान्य घोड़े होते हैं, उतने उतने बड़े हो गए। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि प्रकृति और पर्यावरण मनुष्य को जो है वो डिसाइड करता है, यानी कि निश्चित करता है कि क्या वो बनेगा, और वहां का जानवर कैसा होगा और इंसान वहां का कैसा होगा। जैसे कि जहां बहुत अधिक पानी बरसता है वहां के लोग जो है वो कपड़े बहुत ही कम पहनते हैं और अपना जो मकान जो है वो पेड़ों पर बनाते हैं। वहीं जहाँ बर्फबारी होती है वहां के लोग बर्फ के ही मकान बना लेते हैं और उसमें गुजारा करते हैं। इस तरह से इनके मस्तिष्क में और इनके हाथों में और इनके शरीर में अलग अलग बदलाव होते हैं। यहाँ के इन्होंने इनके विचारों के बारे में भी इन विद्वानों ने कहा है कि जो ग्रीष्म जगह के लोग होते हैं वो मजबूत होते हैं और काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनका मानसिक विकास ऐसा होता है कि ग्रीष्म जगह के लोग जो हैं वो गुलामी पसंद करते हैं और वो गुलाम होते हैं। तो इस तरीके की बातें इन्होंने बताई, और शीतोष्ण प्रदेश के लोग जो हैं वो हृष्ट पुष्ट मजबूत और बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो जो है वो हुकूमत करने के लिए होते हैं, और वो ज्यादातर हुकूमत करते हैं, यानी कि शीत प्रदेश और शीतोष्ण प्रदेश के लोगों ने ही संसार में कई जगह जो है वो कानूनी पैदा की, और कई जगह ये जो व्यापार करते हुए और इन्होंने संसार में विजय प्राप्त की और कई क्षेत्रों को जीता। तो इस तरीके के विचार आने शुरू हो गए, लेकिन ये संसार है, यहाँ परिवर्तन तो होता ही रहता है। तो ये परिवर्तन हुआ, और आगे आकर परिवर्तन के साथ ही साथ मनुष्य ने जब विकास की नई नई सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, तो इस जो निश्चयवादी विचारधारा थी, इस विचारधारा को भी लोग देखने लगे, शंका की दृष्टि से पहले देखा, उसके बाद में इस विचारधारा का खंडन करने लगे, यानी कि इसकी आलोचना करने लगे। तो इसकी आलोचना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1930 के दशक के बाद शुरू हुई। 40 के बाद ये आलोचनाएं और अधिक होने लगी, और सन 50 आते आते इसकी जो है बहुत अधिक आलोचनाएं हुई, यानी कि एक नई विचारधारा बनकर तैयार हो गई, जिसे कि संभववाद या संभावनावाद के नाम से जानते हैं। तो इसकी आलोचनाएं क्या हुई वो हम देख लेते हैं। तो इसकी आलोचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विचारधारा की जो आलोचनाएं होने लगी, उन आलोचकों में स्पेट, वोल्फगांग हार्टे और हार्टशोर्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इसकी आलोचना की। यानी कि पर्यावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है। पर्यावरण जो है वो एकदम अर्थहीन वाक्य है जब तक उस पर्यावरण से मनुष्य की प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व ही नहीं, ये स्पेट महोदय ने बताया था। और वहीं हार्टशोर्न महोदय ने कहा कि यह एक संगठित विज्ञान के रूप में भूगोल का विरोधी है, यानी कि जो निश्चयवादी विचारधारा है ये भूगोल का विरोधी है, और इन्होंने इसे विरोधी माना। तो इसका जब विरोध होने लगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो नए नए आयाम करने लगा और उसने नई नई खोजें शुरू की, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में एकदम तब्दीली आई और अधिकतर जो देश थे वो आजाद हो गए,
और जो विद्वान लोग जिन्हें मानते थे वो अपने देशों को वापस हो गए या कि उन्हीं देशों में रहकर जो है उन देशों जैसा अपना जीवन यापन करने लगे। तो पर्यावरण वादी निश्चयवादी जो विचारधारा थी वो एकदम खंडित हो गई और उसके बाद में जो है वो एक संभववादी विचारधारा आई। संभववादी विचारधारा के विचार क्या हैं और ये कैसे पनपी, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं शीघ्र ही अगले टॉपिक और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड बाय।